क्यों बनना चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर क्यों बनना चाहिए आपको? क्या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से जो है आपका भविष्य सुधर जाएगा या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से भविष्य क्या रहेगा आपका? और प्रोफेसर बनने के लिए अगर मुझे कुछ करना है तो क्या करना पड़ेगा, है ना? इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर हम जानेंगे आज इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम समझेंगे कि क्या क्या आपको जो है गतिविधियाँ, क्या क्या कुछ ऐसी पढ़ाई, कुछ ऐसे प्लान बनाने पड़ेंगे जिससे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। तो इसी को जानेंगे, समझेंगे इस वीडियो में। मैं हूं दिनेश, स्वागत करता हूं दिनेश उपाध्याय पॉलिटिकल साइंस नाम के यूट्यूब चैनल पे। साथियों, ये वीडियो आपके लिए इसलिए है क्योंकि अगर आप कहीं ना कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का प्लान बना रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या वो पढूं या मुझे क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए मेरे पास, जिससे मैं आराम से बिना किसी परेशानी के, बिना किसी अयोग्यता ठहराए बाद में मैं आराम से एग्जाम दे दूं, आराम से मैं ही एग्जाम में बैठ पाऊं और आराम से मेरा रिजल्ट भी आ जाए, मुझे बाद में किसी प्रकार की अयोग्यता का सामना ना करना पड़े। कहीं ना कहीं आयोग क्या करता है, या हमारे जो बड़े बड़े जो एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसियां हैं, पीएससीज होते हैं, ये बाहर कर देते कैंडिडेट को। तो ऐसा क्या होना चाहिए? एक हमारा बिगिनर बच्चा या स्टूडेंट, तो उसको ऐसी कौन कौन सी पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए जिससे वो असिस्टेंट प्रोफेसर आगे जाकर के इस प्रोफेशन में जा पाए? टीचिंग में जाना है, और टीचिंग में स्कूल वाली टीचिंग में नहीं जाना है, कॉलेज वाली टीचिंग में जाना है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम आपके लिए ही है। ठीक है, कॉलेज वाले बच्चों को पढ़ाना है तो असिस्टेंट प्रोफेसर आपको यहाँ पे बनना पड़ेगा। पहली सीढ़ी होती है, अगर आपको प्रोफेसर बनना है तो प्रोफेसर बनने के लिए पहले असिस्टेंट प्रोफेसर बनना पड़ेगा, फिर उसके बाद ऊपर की सीढ़ी एसोसिएट प्रोफेसर, फिर उसके बाद ये जो कंप्लीट प्रोफेसर है वो इंसान बन पाता है। तो इस वीडियो में संपूर्ण गाइड होगी, संपूर्ण इंफॉर्मेशन होगी, कैसे बनते हैं प्रोफेसर और क्या प्रोफेसर बनने का जो, क्या प्रोफेसर का भविष्य क्या होगा, एक प्रकार से प्रोफेसर बनने के बाद आपका करियर ग्रोथ आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये पूरी इंफॉर्मेशन बताऊंगा आज इस वीडियो के माध्यम से। देखो, आज इस वीडियो में मैं क्या क्या बताने वाला हूं, सबसे पहले आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि आपको यहाँ पे प्रोफेसर बनना है तो क्या इसकी कोई परीक्षा होती है, या कोई परीक्षा होती है, यस और नो? परीक्षा होती है तो परीक्षा देने के बाद प्रोफेसर ही बन सकते हैं क्या बिना परीक्षा देने से प्रोफेसर नहीं बन सकते? बिल्कुल, तो वो बताऊंगा मैं। अच्छा, परीक्षा होती है अगर, तो सिलेक्शन का वहां पे प्रोसेस क्या होता है? क्या प्री मेंस इंटरव्यू वही आईएएस यूपीएससी जैसे एग्जाम होता है क्या? सिलेक्शन की प्रोसेस बताऊंगा। तीसरा यहाँ पे पॉइंट बताऊंगा कि परीक्षा के चरण कितने होते हैं, कितने चरण में होता है ये। ठीक है, प्रोसेस से ही आपको एक प्रकार से चरण पता चलेंगे। चौथा पॉइंट बताऊंगा कि आखिर परीक्षा का पैटर्न क्या है, क्या क्या पूछता है, कौन कौन से पेपर होते हैं, कौन कौन सा उसमें जो है क्वेश्चंस किस किस जो है सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। आखिर फिर उसके बाद बताऊंगा उसका ब्रॉड सिलेबस क्या है, पैटर्न के बाद मार्किंग पैटर्न, मार्क्स कितने क्या होते हैं, और फिर उसके बाद सिलेबस बताऊंगा, और किस पेपर में कितने अंक का पूछा जाता है वो सब बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद आपको बताऊंगा जब असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे हमारे खिलाड़ी, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे, ये भी तो दिमाग में होता ना, तो उसके बाद लाइफ कैसी होगी आपकी? क्या एकदम चकाचक लाइफ होगी, या आपकी जो है बिल्कुल लो लेवल की लाइफ होगी? आपको मैं एक बात बताऊं, बिलीव नहीं करोगे, यूपीएससी आईएएस ऑफिसर का एग्जाम लेती है। ठीक है, आईएएस ऑफिसर के अलावा किसी भी देश में कोई एजेंसी नहीं है जो कहीं ना कहीं क्लास 10 की कहीं ना कहीं जॉब का कोई परीक्षा लेती हो। वो एक और परीक्षा आपको अगर आईएएस लेवल की देखनी है तो वो होती है असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब इसका जो एक लेवल है ना वो आईएएस लेवल का होता है, आप समझ रहे हो? और सैलरी तो आप पूछो ही मत, अकेले अगर आईएएस की सैलरी देखी जाए ना तो उतनी नहीं होती जितनी असिस्टेंट प्रोफेसर की होती है। हाँ, वो बात अलग है कि आईएएस जो है ना अलग दूसरे तरीकों से उनको बहुत ज्यादा एम्यूलमेंट्स, वेतन भत्ते और दूसरी तरीके से उनको ज्यादा चीजें मिल जाती, घर वर मिल जाता है, रहने को कार वार होती है, और बहुत ज्यादा शक्ति ताकत बहुत होती है। ताकत के मामले में ये बहुत बदलाव ला सकता है, और ये शिक्षा के मामले में बहुत ज्यादा बदलाव ला सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर। तो लाइफ इसकी भी कम नहीं होती है। नीति आयोग बड़े बड़े जो संगठन है ना, सीधा वहां जाकर के एडवाइजर के रूप में नियुक्ति हो जाती है कभी कभार असिस्टेंट प्रोफेसर की। आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के प्रिंसिपल एचओडी बन सकते हो, आप यूजीसी के भी चेयरमैन बन सकते हो, एक प्रोफेसर ही बनता है आगे जाकर के। ठीक है, तो ये है लाइफ असिस्टेंट प्रोफेसर की। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा अच्छा यहाँ पे प्रमोशन होता है कि नहीं होता है, जैसे मान लो बन गए तो प्रमोशन होता है कि नहीं होता है।
फिर उसके बाद बताऊंगा अच्छा वेतन कितना है, वेतन भी तो जरूरी है जानना, वेतन कितना मिलता है, क्या वेतन बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। आपको बिलीव नहीं होगा 2.5 लाख तक पर मंथ जाता है इसका वेतन, 2.5 लाख। ठीक है, कुछ कुछ स्टेट्स में तो 3 लाख भी चला जाता है, लेकिन एवरेज, ऑन एन एवरेज एक प्रोफेसर 2.5 लाख तो पाता ही है किसी न किसी लेवल पे, चाहे जिले स्तर के कॉलेज लेवल पे पढ़ा रहा हो वो, चाहे राज्य स्तर पे पढ़ा रहा हो, चाहे केंद्र स्तर पे पढ़ा रहा हो। ठीक है, मिनिमम जो एक इतनी जो एक औसतन कमाई है वो कर लेता है 2.5 लाख रुपए पर महीने। ठीक है, उसके बाद हम आगे आपको बताएंगे कि अब मुझे प्रोफेसर बनना है तो सर ये बताओ कि मुझे क्या एलिजिबिलिटी रखना पड़ेगा, क्या पात्रता, क्या योग्यता रखना पड़ेगा, ये बता दो, बस हो जाएगा मेरा उद्धार। मैं बहुत बहुत जो है संतुष्ट हो जाऊंगा कि ये यहाँ पे क्या होगा, तो वो भी मैं बताऊंगा। लास्ट में बताऊंगा मेरी टिप्स कि आपको अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो ये कुछ खास टिप्स को फॉलो करना ही है, अदरवाइज प्रोफेसर नहीं बन पाओगे। तो इतनी सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत में आपको कुछ खास यहाँ पे जो मेरे तरफ से कुछ बेनिफिट्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपको मैं दूंगा, जिससे आप अपनी तैयारी अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की कर रहे हो तो आप एक नई उसको उड़ान दे सकते हो, एक नई मजबूती दे सकते हो, एक नई ताकत दे सकते हो। वो मेरे द्वारा जो चीज़ें प्रोवाइड करवाई जा रही हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन लास्ट में दूंगा, तो वो जरूर आप देखिएगा। ठीक है, चलिए पहले एक बात और मैं बोलूंगा, आप मेरा ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दिया गया है। आप जैसे उस पर क्लिक करोगे तो ये व्हाट्सएप का ग्रुप ओपन होगा, उसको फटाफट ज्वाइन कर लेना, क्योंकि पूरी की पूरी जो पीडीएफ्स है ना, हमारे नोट्स, हमारे एमसीक्यूज, हम पूरी जो इंफॉर्मेशन है मेरे पर्टिकुलर इस ग्रुप पे ही जाती हैं। तो आपको हर एक इंफॉर्मेशन अगर मेरी चाहिए हो तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है फटाफट। ठीक है, चलिए अब असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम को लेकर के सबसे पहली बात तो यही है कि एग्जाम क्या है। ठीक है, पहले तो एग्जाम, हम अगर परीक्षा की बात कर रहे थे, हमने सबसे पहले ही बात बोली थी कि अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो परीक्षा के बारे में नॉलेज होना चाहिए। यानी एक परीक्षा होती है, देखो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो बिना परीक्षा के आप सरकारी असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते हो। तो सरकारी बनना है तो परीक्षा देनी पड़ेगी, प्राइवेट में तो फिर आप नॉर्मल इंटरव्यू देके भी यूजीसी नेट क्वालिफाई करके भी जा सकते हो। ठीक है, तो परीक्षा क्या होती है, देखो सबसे पहले अगर आप मध्य प्रदेश की बात करोगे तो मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग नाम की, एमपीपीएससी नाम की जो है, जो उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत एमपी गवर्नमेंट के अंतर्गत एक एग्जाम करवाता है। कौन? एमपीपीएससी। सरकारी कॉलेजों के जो असिस्टेंट प्रोफेसर उनकी भर्ती के लिए एक परीक्षा आयोजित करवाता है, और उसमें क्या करता है वो पॉलिटिकल साइंस के लिए भी एक परीक्षा आयोजित करवाता है, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, ऐसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, बहुत सारे सब्जेक्ट, ऐसे 30 से 40 सब्जेक्ट की जो है ना एग्जाम होती ही है मध्य प्रदेश में। ठीक है, पिछले साल 2024 में अगर हम बात करें तो लगभग 2100 पदों के लेकर के लगभग 1900 से 2100 पद। ठीक है, इस बार 2025 में भी वैकेंसीज आई हैं, तो उसमें भी जो है लगभग बताए जा रहे हैं कि 1000 से 1500 के लगभग पद इसमें भी हैं। ठीक है, तो हर साल बहुत सारे पदों पर भर्तियां होती हैं, और ये कहीं ना कहीं एक सेफ जॉब है, और बताया जाता है कि एक स्थायी और राजपत्रित द्वितीय श्रेणी का एक ये जो प्रोफेशन होता है, मतलब गेजेटेड पोस्ट है भाई, जैसे आईएएस, वाईएएस, आईपीएस, इन सब की गेजेटेड पोस्ट होती है ना, एसडीएम वगैरह की, वैसे ही प्रोफेसर भी एक गेजेटेड पोस्ट है, राजपत्रित अधिकारी लेवल का इसका जो एक ओहदा होता है। ठीक है, तो ये होता है। दूसरा है ये परीक्षा, हमने अभी देख ली कौन आयोजित करवाता है, मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी। राजस्थान में आप जाओगे तो राजस्थान में आपको पता है आरएएस जैसा, और अगर आप उत्तर प्रदेश में जाओगे यूपी में, तो उत्तर प्रदेश में 2 प्रकार के जैसे कुछ एग्जाम्स है, यूपीएचईएससी यानी उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन, ये भी करवाता है, और कुछ यूपीपीएससी भी करवाता है, कुछ जीडीसी वगैरह की। ठीक है, तो जीडीसी जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज होते हैं ना, उनके प्रोफेसर की परीक्षा ये यूपीपीएससी भी करवाता है। तो ऐसे अलग अलग राज्यों में अलग एजेंसियां हैं वो करवाती हैं। मध्य प्रदेश में इंदौर में स्थापित ये एमपीपीएससी इसकी परीक्षा करवाता है। ठीक है, अच्छा अभी जो 2025 में वैकेंसी आई वो उसका मैं बता देता हूँ। हाल फिलहाल में लेटेस्ट वैकेंसी का एक इंफॉर्मेशन आपको इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये वैकेंसीज कितनी महत्वपूर्ण होती हैं आपको बिलीव नहीं होगा। आपको मैं बता देता हूँ कि ये वैकेंसीज कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये कुछ एग्जांपल के तौर पे लिखा है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स की आती है, 20 से 25 ऐसे सब्जेक्ट्स जिनकी वैकेंसी आई हुई है। मैं यहाँ पे राजनीति पढ़ाता हूँ, तो देखो मैं राजनीति विषय की जानकारी लेके आया हूँ, जो मेरे राजनीति शास्त्र विद्यार्थी हैं वो यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी ओवरऑल जानकारी सबको मिलेगी,
लेकिन ये जो एडवर्टाइजमेंट है, विज्ञापन वाली जो बात है, ये मैं सिर्फ राजनीति की बता रहा हूँ। इसमें पॉलिटिकल साइंस की 73 पद आए हैं, उसमें अनरिजर्व के 19 आए हैं, एससी के 12, एसटी के 15 और ओबीसी के 20 और ईडब्ल्यूएस के 7 पद आए हैं। ठीक है, यहाँ पे उच्च शिक्षा आयोग के अंतर्गत, विभाग के अंतर्गत ये परीक्षा ली जा रही है। राजपत्र द्वितीय श्रेणी का ये जो है श्रेणी रहेगी, इसमें ग्रेड रहेगा। और वेतनमान जो है लेवल 10 की जॉब है तो 57,700 का ये वेतनमान यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। बेसिक पे है, ये बेसिक पे है, और आगे जाकर के ये 1.5 लाख 2.5 लाख तो होगा ही होगा। ठीक है, परीक्षा का माध्यम दोनों में होता है और जॉब लोकेशन आपको मध्य प्रदेश में इसमें मिलेगी। एमपी का असिस्टेंट प्रोफेसर काफी सेफ जॉब होती है, क्योंकि ये एक ऐसा राज्य है जहाँ पे हिंदी भाषी जो है लोग निवास करते हैं, इसलिए पढ़ाना लिखाना ज्यादा टफ नहीं होता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश ऐसा नहीं है कि गुजरात या फिर कहीं ना कहीं महाराष्ट्र जैसा है या फिर तमिलनाडु जैसा है कि नहीं वहाँ की पर्टिकुलर लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी। इवन जैसे आप बिहार में भी जाओगे तो लगता जरूर है कि वो हिंदी भाषी राज्य, लेकिन आपको वहाँ की लोकल जो एक स्लैंग है, वर्ड्स हैं, शब्दावलियां हैं, जैसे भोजपुरी, मैथिली की आपको आने चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे आपको हिंदी बेल्ट के सबसे ज्यादा लोग मिलेंगे और प्रॉपर हिंदी बोलते हुए मिलेंगे। हाँ, छोटी छोटी भाषाएं, बोलियां हैं, बुंदेली, बघेली, ये सब तो उतना मायने नहीं रखता है, लेकिन यहाँ पे पढ़ाई लिखाई प्रॉपर हिंदी में ही होती है, विशेष हिंदी में होती है, स्पेशल हिंदी में ही होती है। ठीक है, अब आती है बात, अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, कैसे बनेंगे आप असिस्टेंट प्रोफेसर। तो देखो 3 चरण होते हैं, चरण 1, 2, 3। पहला चरण होता है रिटन पेपर, आपको पेन एंड पेपर बेस एक एग्जाम देना पड़ेगा, तब जाके आपका जो है यहाँ पे पहला रिटन चरण 1 कंप्लीट होगा। एक और बात बता देता हूँ पात्रता को लेकर के, कि आप पात्रता तभी होगी जब आपने यूजीसी नेट, या आगे जाके और डिटेल में बताऊंगा, बस अभी बता रहा हूँ, बस बेसिक बता रहा हूँ, आगे जाके और डिटेल में बताऊंगा, एक एक पात्रता बताऊंगा। ठीक है, यूजीसी नेट अगर आप मध्य प्रदेश का दे रहे हो तो एमपी सेट, अगर राजस्थान का दे रहे हो तो राजस्थान का सेट, यानी जिस राज्य का आप असिस्टेंट प्रोफेसर देते हो उस राज्य का सेट होना चाहिए। अगर मान लो सेट नहीं है तो आप देश लेवल पे यूजीसी एक नेट जेआरएफ एग्जाम करवाता है, वो आपका होना चाहिए। ठीक है, और चलो एमपी में अगर आप ये नेट भी नहीं है, सेट भी नहीं है, तो आपकी पीएचडी होना चाहिए, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे सकते हो। जैसे ही आप चरण 1 का रिटन एग्जाम दोगे, आपके वहां पे अच्छे खासे नंबर आ जाते हैं, तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा और रिटन होगा 800 का, और फिर 900 मार्क्स से आपकी मेरिट बनेगी और उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अगर हम चरण 1 की बात करें तो इसमें ये ओएमआर शीट बेस्ड एग्जाम होता है, एमसीक्यू परीक्षा होती है, कोई यहाँ पे सब्जेक्टिव पेपर नहीं होता है कि आंसर, क्वेश्चन आंसर आपको लिखने हैं। पेपर आपका पहला रहेगा एमपीजीएस का, दूसरा रहेगा आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, आप हिस्ट्री से हो तो हिस्ट्री, केमिस्ट्री से हो केमिस्ट्री, फिजिक्स से है तो फिजिक्स का रहेगा, पॉलिटिकल साइंस से हो तो पॉलिटिकल साइंस का रहेगा सेकंड पेपर। इसमें मिनिमम आपको लगभग 40% अंक लाना ही पड़ेगा, 40% अंक नहीं लाओगे तो आपको फेल कर दिया जाएगा, फिर चाहे आपकी सीटें खाली ही क्यों ना रह जाएं। ठीक है, ये बात पता होनी चाहिए। निगेटिव मार्किंग अब आ गई है, हर एक प्रश्न पर, हर एक आंसर पर आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, और हर एक गलत आंसर पर आपको 1 नंबर कट जाएगा, यानी कि 1/4 जो है निगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। सेकंड फेज में क्या होता है, सेकंड चरण में, दूसरे चरण में लिखित से जो भी परीक्षार्थी सफल हो गए हैं उनका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के लिए जैसे उनको बुलाया जाता है 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, और उसके बाद फिर आपका जो है रैंक आती है, आपका मेरिट बनती है, और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। फिर यहाँ पे चेक करेंगे कि आपके वाकई नेट निकला है, सेट निकला है, पीएचडी की है कि नहीं की है, बेवजह का फालतू टाइप का कोई फेक टाइप का आपने जो है मार्कशीट या कोई सर्टिफिकेट लगा दिया है। ठीक है, ये चेक किया जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि परीक्षा का पैटर्न क्या होता है भाई, परीक्षा का पैटर्न जरूरी है जानना। तो परीक्षा का पैटर्न आपके लिए होता है कि 2 पेपर होते हैं, एक पेपर 1, एक पेपर 2। अभी जैसे बता के भी आया हूं, पेपर 1 में आपको लगभग 50 क्वेश्चन मिलेंगे और पेपर 2 में मिलेंगे 150 क्वेश्चन। पेपर 1 में जैसे 50 क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, तो इंटू कर दो तो 600 यहाँ पे हो जाएंगे, 200 यहाँ पे हो जाएंगे। पहले पेपर के लिए 1 घंटा मिलता है, दूसरे पेपर के लिए 3 घंटे मिलते हैं, तो टोटल आपको 4 घंटे में पेपर देना पड़ेगा। बीच में 2 घंटे का ब्रेक मिलता है, ऐसा नहीं है, ब्रेक मिलता है 2 घंटे का, तो उसके बीच में दौरान आपको पूरा पेपर करना पड़ता है। तो ये 800 मार्क्स का रिटन एग्जाम होता है और 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, 900 से आपकी मेरिट बनती है, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। अब मैं बताता हूँ निगेटिव मार्किंग का। तो निगेटिव मार्किंग में आपको बता चुका हूँ, सही उत्तर पर 4 अंक और गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा। और अगर मान लो 1 से अधिक आपने विकल्प भर दिए हों, है ना, ओएमआर में ए बी सी डी आपने ये 2 भर दिए हैं, ठीक है, ये भर दिया और ये भर दिया, तो आपको वो अनअटेम्प्टेड माना जाएगा, आपका प्रश्न निरस्त हो जाएगा, कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है,
और एक और बात सुन लो, दोनों प्रश्न पत्र में लगभग आपको 40% अंक जरूरी हैं, चाहे आप किसी भी प्रकार से जो है सीटें खाली रहती हैं नहीं रहती हैं, कट ऑफ कितना भी रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात है SC ST OBC और EWS और फिजिकली हैंडीकैप्ड जो दिव्यांग है उनके लिए 30% की ये जो है सीमा रेखा बनाई गई है कि इतने % आपके नंबर होने ही चाहिए। ठीक है, अगर मान लो पेपर हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आता है, अगर मान लो कुछ भिन्नता होती है तो हिंदी का ही मान्य माना जाएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। UPSC में इंग्लिश मान्य होता है, लेकिन यहाँ पे हिंदी बेल्ट स्टेट है तो हिंदी मान्य होगी। सिलेबस क्या है देखो भाइयों, अगर आपको जैसे मान लो कोई एग्जाम देना है असिस्टेंट प्रोफेसर का मध्य प्रदेश का, केमिस्ट्री का देना है, फिजिक्स का देना है, पॉलिटिकल साइंस का देना है, हिस्ट्री का देना है, तो आपको यहाँ पे क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का बता रहा हूँ। पहला पेपर तो देखो सबके लिए कॉमन रहेगा, इसमें MP का GK रहेगा, जिसमें भूगोल, इतिहास, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, पॉलिटी वगैरह, MP का जो है कल्चर वगैरह, ठीक है, MP की हिस्ट्री वगैरह, MP का अर्थशास्त्र, MP का करंट अफेयर, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश स्तर पे खेल, पुरस्कार, शिखर सम्मेलन, ये सब कहीं ना कहीं MP स्तर पे करंट अफेयर, MP स्तर पे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी वगैरह, ये सब कल्चर वगैरह पूछेंगे वो आपसे। ठीक है, पेपर 2 आपका विषय होगा, जिस विषय से आप देना चाहते हो। आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस भी हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है, जो भी विषय से आप कर रहे हो, हिस्ट्री वगैरह, सोशलॉजी, जो इकोनॉमिक्स वगैरह, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इस प्रकार से जो है ये एग्जाम होता है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम तैयारी कर रहे हो तो मेरा एक समर्पण मेंटरशिप बैच चल रहा है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। हमने इसकी प्राइस बहुत कम रखी है और हम टारगेटेड वे में क्या करते हैं, 80 दिन में आपको पूरा का पूरा सिलेबस पेपर 1 का और पेपर 2 का करवाते हैं। अगर आपको कभी भविष्य में भी तैयारी करनी हो तो हमारे इस मेंटरशिप का, इस समर्पण मेंटरशिप का फायदा जरूर उठाइएगा। इसमें हम दोनों पेपर कवर करवा देते हैं आपको, और इतने बेहतरीन तरीके से करवाते हैं कि पहले टारगेट देंगे आपको, फिर उसके कंटेंट यानी नोट्स भी देंगे। तो आपको टारगेट जो मिला है फिर उसके नोट्स मिल जाएंगे, तो नोट्स से आप पढ़ लोगे वो टारगेट, और फिर उसके MCQ भी लगवाएंगे, MCQ की प्रैक्टिस भी करवाएंगे, सब लाइव होगा। तो लाइव आप MCQ की प्रैक्टिस करोगे, फिर जो गलतियां होंगी तो उसको फिर कंटेंट में पढ़ोगे। तो ऐसे बार बार डेली रिवीजन करोगे, पढ़ोगे, रिवीजन करोगे, पढ़ोगे, तो कितना ज़्यादा रिपीटेशन होने से रिफाइनमेंट होगा, जितना ज़्यादा रिपीट करोगे उतना ज़्यादा रिफाइन होगा आपकी तैयारी। तो ये फायदा है, और रिफाइन होगा तो आपकी रैंक आएगी। ठीक है, ये व्यवस्था होती है, ये हमारा तरीका है। हम ऐसे हर दिन का एक एक टारगेट देते हैं। जैसे ये देखो 1 मई 2026 का टारगेट है MP का प्राचीन इतिहास, फिर उसमें टारगेट में ये आयाम है, फिर ये सोर्स आपको पढ़ना है, यहाँ पे कुछ PYQ भी दूंगा, फिर ये मेंटरशिप का पॉइंट है। इस तरीके से हर एक दिन के टारगेट फिक्स होते हैं। अगर आपने हमारा ये ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट इसको भी ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, तो आपको PDF वगैरह यहीं से मिलेंगे। अब मुझे ये बताओ कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे बन जाएंगे फ्यूचर में, अगर मान लो बहुत मेहनत करके आप बन गए, तो आपको यहाँ पे क्या लाइफ होगी, अल्टीमेटली लाइफ क्या होगी, मेरी लाइफ सेट होगी कि नहीं होगी, कॉलेज में पढ़ाने को मिलेगा क्या मुझे, और उसके अलावा और कोई काम होगा क्या। कॉलेज में पढ़ाने का तो सबको पता है कि प्रोफेसर जो होता है ना, कॉलेज में पढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, कॉलेज में पढ़ाने का काम कौन करता है, प्रोफेसर करता है। उसके अलावा और क्या काम होता है, क्या इस असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद प्रमोशन कैसे होता है, कितने साल में होता है, कितनी जल्दी होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट सर वेतन कितनी होती है, ये बता दो बस। ठीक है, तो ये बातें अब हम कर लेते हैं। देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर का मेन काम तो होता है कॉलेज में ही पढ़ाना होता है। ठीक है, मुख्य काम तो उसका होता है कॉलेज में पढ़ाना। अब कॉलेज में पढ़ाने के अलावा कॉलेज से रिलेटेड और भी काम करता है कॉलेज में, जैसे कॉपी चेक करना, पेपर सेट करना। ठीक है, कोई कमेटी बनी हो तो उसमें अध्यक्षता या मेंबरशिप का कहीं ना कहीं काम करना, और भी जो है प्रैक्टिकल वगैरह के काम होते हैं। ठीक है, और भी जो अलग अलग एडवाइजरी काम है वो भी कॉलेज में वो करते हैं। तो ये सब इनविजिलेटर, कभी कभी कभार कॉलेज में कोई एग्जाम होता है कोई दूसरे परीक्षा का, तो उसके लिए इनविजिलेटर यानी कि परीक्षक नियंत्रक वगैरह, ये सब भी काम सौंपे जाते हैं कॉलेज के प्रोफेसर को। ठीक है, ओवरऑल देखते हैं। सबसे पहले तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो, AP बनते हो, तो आपको टीचिंग ही करना है। कॉलेज में जाकर के क्या करना है, टीचिंग करना है। चाहे आप BA के बच्चों को पढ़ाओगे, अगर आपने आर्ट्स के सब्जेक्ट से आपने प्रोफेसर बने हो, कॉमर्स सब्जेक्ट से बने हो तो कॉमर्स BCom के बच्चों को पढ़ाओगे, अगर साइंस के सब्जेक्ट से बने हो तो जैसे केमिस्ट्री का आपने अगर प्रोफेसर का पद लिया है तो आप केमिस्ट्री पढ़ाओगे। ऑब्वियस सी बात है, पॉलिटिकल साइंस थोड़ी पढ़ाने भेज देंगे। अगर कहीं कुछ न कुछ स्तर पे आप MA MCom के बच्चों को भी पढ़ाओगे, खासतौर पे ये HOD जो सीनियर प्रोफेसर होते हैं वो MA MCom के बच्चों को पढ़ाते हैं। कुछ लोअर लेवल के जो गेस्ट वगैरह है वो BA BCom BSc वगैरह के बच्चों को पढ़ा देते हैं। ठीक है, लेक्चर का काम है आपका ट्यूटोरियल वगैरह देने का, प्रैक्टिकल वगैरह करवाने का, सेमिनार वगैरह लेने का काम आपका रहेगा। वहाँ पे लेसन आपको प्लान करना पड़ेगा, कोर्स का मटेरियल तैयार करना पड़ेगा आपको,
छात्रों के असाइनमेंट आपको देने पड़ेंगे, उनके प्रोजेक्ट देने पड़ेंगे, उनको प्रैक्टिकल उनका लेना पड़ेगा, असाइनमेंट को आपको उनका एवेल्युएशन करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट का एवेल्युएशन करना पड़ेगा। ये सब काम जो है कॉलेज में आपको बच्चों के लिए करना पड़ता है, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए करना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा और रिसर्च एक दूसरा काम होता है, ये बहुत अलग काम होता है। इसमें क्या होता है कि एक प्रोफेसर को शोध लिखना पड़ता है किसी पर्टिकुलर चीज पर, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर शोध लिखता है, शोध पत्र जारी करता है। फिर वो नेशनल लेवल पे भी हो सकता है, वो इंटरनेशनल लेवल पे भी हो सकता है। जैसे मान लो मैंने भारत के चुनाव पर एक असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसने भारत के चुनाव पर एक शोध लिखा है कि भारत के चुनाव में क्या क्या समस्याएं हैं, इस पर शोध किया, उसने समस्याएं बताई हैं पूरा शोध करके, तो उसको प्रकाशित भारतीय के कोई अखबार में, भारत की कोई बड़ी मैगजीन में या कोई सरकारी कोई प्राइवेट मैगजीन में वो छपवा सकता है उसको। ये काम भी है। और ये काम कोई अपनी चॉइस से भी करता है, और ये कोई बाइंडिंग नहीं होता कि करना ही पड़ेगा। हाँ, कभी कभार कोई बच्चा आपकी कॉलेज में पीएचडी कर रहा है तो आपको उसको गाइड करने का काम भी हो सकता है, सुपरवाइज करने का काम भी हो सकता है, लेकिन ये तभी उनको मिलता है जो कहीं की सीनियर प्रोफेसर होते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर को नहीं मिलता है सीधा। आप कई साल काम करोगे, जब आपको अनुभव आ जाएगा तब सीनियर प्रोफेसर की पोस्ट पे जाओगे, तब आपको पीएचडी के छात्रों को गाइड करने का मौका मिलेगा, क्योंकि वो अलग ही लेवल के विद्यार्थी होते हैं। सेमिनार वगैरह, कॉन्फ्रेंस वगैरह, वर्कशॉप लेना, ये सब रहेगा। और यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के रिसर्च प्रोजेक्ट में योगदान देना होगा। अगर यूजीसी कोई प्रोजेक्ट लाता है, उस पर रिसर्च करना है, तो वहाँ के कॉलेज के प्रोफेसर्स को वो करना पड़ेगा, ठीक है। ये रिसर्चेस वगैरह रहती हैं। साथ में अगर मान लो कोई एग्जामिनेशन हो रहा है तो एग्जामिनेशन में ड्यूटी वगैरह वही निरीक्षक की ड्यूटी करना पड़ता है। अगर एग्जाम हुआ है उसके बाद कॉपी चेक करने का काम रहता है। इंटरनल एग्जाम, एक्सटर्नल एग्जाम, दोनों प्रकार के। क्वेश्चन पेपर सेटिंग, ये भी रहता है कि क्वेश्चन पेपर में क्या क्या क्वेश्चन रहेंगे। रिजल्ट में कॉपी चेक करने के बाद रिजल्ट में सहयोग करना कि रिजल्ट में क्या क्या, मार्कशीट वगैरह में क्या क्या जो है नंबर चढ़ाने, वो सबको लेकर के एक इन्फॉर्मेशन देना। खुद क्लर्क वाला काम नहीं होता है ऐसा, मतलब एक बेसिक डायरेक्शन देना, दिशा देना, दशा देना, कोऑर्डिनेशन देना, ठीक है, वो रहता है प्रोफेसर का काम। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी रहता है विभाग की मीटिंग्स में। जैसे उच्च शिक्षा विभाग ने एक मीटिंग आयोजित की है भोपाल में कि आगे भविष्य में किस प्रकार की जो है रूपरेखा तय होगी उच्च शिक्षा को लेकर के, तो उसमें भाग लेना, ये सब रहता है। कॉलेज की विभिन्न कमेटी भी बनती हैं कि एडमिशन की कमेटी है, लाइब्रेरी कमेटी है, कल्चरल कमेटी है, कोई वहाँ पे एनुअल फंक्शन, वार्षिकोत्सव होना है तो उसको लेकर के मीटिंग का ये कमेटी बनती रहती है। छात्र की उपस्थिति, अटेंडेंस रिकॉर्ड, ये सब बना के रखना, ये भी होता है। नायक और निरफ की जो रैंकिंग होती है, उनकी रैंकिंग आती है एक्रेडिटेशन प्रक्रियाओं को लेकर के, तो उन पे भी पूरी की पूरी जो है जांच परख करना और अपने कॉलेज को एक रिप्रेजेंटेशन के रूप में रखना, मतलब अपने कॉलेज के एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में रहना आप, ठीक है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर का काम होता है कॉलेज में। इसके अलावा डेली रूटीन के काम वही है। देखो आप जनरली, आपको कुछ लोगों को पता लगता है नहीं 2-4 घंटे हुआ कॉलेज में, बढ़िया है, मस्त लाइफ है। पहले था ऐसा, लेकिन अब नहीं है, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ। कुछ कॉलेज में 9:30 बजे से, कुछ कॉलेज में 10 बजे से आपको जाना पड़ेगा, और लगभग वहाँ पे 4 से 5 लेक्चर लेने पड़ेंगे। 40-45 मिनट के, 55 मिनट के होते हैं, तो आप समझ जाओ यहाँ पे ओवरऑल आपके 4 से 5 घंटे, लगभग 5 घंटे या लगभग 6 घंटे भी हो जा सकते हैं, क्योंकि दूसरा अदर काम भी हो सकता है। ऐसा तो है नहीं कि बस लेक्चर लेके आ गए, कोई प्राइवेट काम थोड़ी कर रहे हो आप, सरकारी काम कर रहे हो। तो सरकार ने अगर कोई असाइन किया है कोई काम दूसरा, ये एडमिशन में भी आपको सपोर्ट करना है, इस कमेटी में भी आपको भाग लेना है, तो लगभग 7 से 8 घंटे का काम हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। ये नहीं है कि 2-4 लेक्चर लेके आ गए, प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा आपको 7-8 घंटे का। 4 से 5 घंटे जाएंगे आपके लेक्चर में, और बाकी 3-4 घंटे जाएंगे आपके कहाँ पे, 3-4 घंटे जाएंगे आपके जो है अदर वर्क में, ठीक है। फ्री पीरियड में रिसर्च, पेपर राइटिंग, ठीक है, स्टूडेंट काउंसलिंग, ये भी रहता है। और शाम 5 से 5:30 तक आपको कॉलेज में रहना पड़ता है। तो एक प्रकार से आप समझ गए कि 7 से 8 घंटे तक आपका काम रहता है। वेकेशन, हॉलीडेज भी रहती हैं। इस हॉलीडेज में रिसर्च कार्य, सिलेबस रिवीजन कहीं ना कहीं होता है। देखो गर्मियों की छुट्टियां हर जगह होती हैं, ऐसा है। एक अच्छा फायदा यहाँ पे ये कि टीचर जैसे गर्मियों की छुट्टियों में कुछ मई जून के महीने में वेकेशंस का फायदा उठाते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी कुछ वेकेशंस 1-2 महीने की होती हैं, कुछ हफ्तों की होती हैं, उसमें ये लोग कहीं ना कहीं वेकेशन का फायदा उठाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कॉलेज के प्रोफेसर्स के लिए कुछ बेनिफिट्स हैं। ओवरऑल फायदा कहें तो सरकारी कॉलेज में समर वेकेशन मई जून के आसपास होती है, विंटर ब्रेक भी कभी कभार हो जाता है। ज़्यादातर ये स्कूल्स में ज़्यादा होता है, कॉलेज में कम ही होता है। कॉलेज में बहुत सारे काम होते हैं तो कम मिलती हैं, लेकिन तुलनात्मक रूप से दूसरे विभागों में जितनी कम छुट्टियां मिलती हैं उससे ज़्यादा ही मिलती हैं। हाँ, स्कूल टीचर से कम मिलती हैं, ठीक है। तो स्कूल शिक्षा विभाग काफ़ी छुट्टियां देता है, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग कम देता है छुट्टियां, ठीक है। एक और बात पता होना चाहिए, तुम लोग कभी शायद पता ना हो, मैं बता देता हूँ, कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। उच्च शिक्षा विभाग जो होता है, उच्च शिक्षा विभाग हमारे मध्य प्रदेश में 2 विभाग हैं, ठीक है। एक उच्च शिक्षा विभाग
और एक होता है स्कूली शिक्षा विभाग। ठीक है, स्कूली शिक्षा विभाग क्या करता है, स्कूल की एजुकेशन, ठीक है, स्कूल की एजुकेशन मतलब 1 से लेकर के 12वीं तक के जो विद्यार्थी उनको लेकर के काम करता है, और यहाँ पे उनके काम करना, उनके लिए स्कूल की व्यवस्था, उनके लिए टीचर की व्यवस्था का काम करना। उच्च शिक्षा विभाग जो है कॉलेज, यानी कि आपके कॉलेज, आपके उसके आगे की पढ़ाई को लेकर के ये काम करता है, उसके लिए प्रोफेसर, कॉलेज वगैरह की जो है स्थापना वगैरह, ये उच्च शिक्षा विभाग का काम होता है। ठीक है, तो प्रोफेसर की नियुक्ति अल्टीमेटली उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत होती है, और यहाँ पे टीचर्स जो प्राइमरी वर्ग 1 वर्ग 2 के टीचर होते हैं वो स्कूली शिक्षा विभाग के अंतर्गत काम करते हैं। अब करियर और ग्रोथ क्या है, फ्यूचर में अगर आपको ऐसा कोई पद मिल जाता है तो आपको क्या यहाँ पे करियर ग्रोथ मिलेगी, क्या प्रमोशन होगा कि नहीं होगा, ये समझिए। यहाँ पे करियर ग्रोथ को लेकर के स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस होती है कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, ठीक है, भगवान की दुआ रही तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, गेजेटेड पोस्ट आपको मिल गई, तो शुरुआती स्तर पे ही आपको 57,000 से 1,12,000 तक की सैलरी आपको मिल सकती है। ये ऐसा वेरिएशन क्यों, किसी किसी इलाके में जो है डीए टीए वगैरह ये सब मिला करके, ठीक है, और भी कई सारे भत्ते मिला करके ये लगभग 1,80,000 तक 80,000 1,00,000 तक पहुंच जाता है, 80,000 से 1,00,000 तक पहुंच जाता है ये अमाउंट। ठीक है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर शुरुआती स्तर पे 80,000 से 1,00,000 सवा लाख रुपए तक कमाता ही है। उसके बाद जैसे ही प्रमोशन होता है, अब ये कितना, देखो लेवल 10 की जॉब होती है असिस्टेंट प्रोफेसर, सुनना, शुरू में जैसी नियुक्ति होती तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का काम दिया जाएगा और लगभग एक प्रकार से 80 से 1,00,000 रुपए तक की सैलरी रहेगी, लेकिन 8 साल लग जाएंगे आपको, 7 से 8 साल लग जाएंगे सीनियर स्केल पर जाने के लिए। ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर होगा लेकिन सीनियर स्केल पे रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा ये जो नए नवेले आते हैं ना उनसे सीनियर रहेगा, ये लेवल 11 होगा, लेवल बढ़ जाएगा और यहाँ पे आपकी सैलरी लगभग 1,25,000 तक पहुंच जाएगी। एसोसिएट प्रोफेसर होता है लेवल 13 का अधिकारी या प्रोफेसर, जो कि 12-15 साल की जॉब के बाद इस पद पर पहुंच पाएगा वो। ठीक है, आपका एपीआई स्कोर क्या है, कितना है, आपने कितना अच्छे तरीके से जो है, एपीआई स्कोर भी रहता है इनका प्रॉपर तरीके से, आपकी पीछे की क्वालिफिकेशन, आपकी रिसर्च, आपका जो है रवैया है ना, आपका क्या अचीवमेंट्स रहे हैं वो एपीआई स्कोर में काउंट होते हैं, उसके हिसाब से आपको फिर ये एसोसिएट प्रोफेसर बनाया जाता है। लगभग 2,00,000 रुपए तक की सैलरी पहुंच जाती है, फिर बनते हो आप प्रोफेसर, और लेवल 14 की जॉब है वो 15 वर्ष के बाद आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भी बन सकते हो या 15 वर्ष के अनुभव के बाद बन सकते हो। लगभग 2,00,000 सवा 2,00,000 की सैलरी हो जाती है, 2,18,000 या 20,000 तक पहुंच जाती है। और फिर आप कहीं ना कहीं प्रिंसिपल लेवल पे या हेड ऑफ डिपार्टमेंट, एचओडी जिसको बोलते हैं ना, ये मैथ के एचओडी हैं, ये फिजिक्स के एचओडी हैं, ये पॉलिटिकल साइंस के एचओडी हैं। अच्छा, कॉलेज के प्रिंसिपल बनना तो फिर बहुत बड़ी बात होती है, लेवल 14 प्लस या 15 तक पहुंचने की बात होती है, सीनियर प्रोफेसर ही पहुंच पाते हैं। और लगभग बताया जाता है कि उस कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, 2.5 लाख 3 लाख आराम से आपकी सैलरी पहुंच जाती है। ठीक है, 3 लाख आराम से आपकी सैलरी पहुंच जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। ये प्रिंसिपल का एक बेसिक पे होता है, लगभग ये एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छी खासी यूनिवर्सिटी है के अंतर्गत बड़ा कॉलेज है तो अच्छी पेमेंट हो सकती है। ठीक है, उस हिसाब से आपका यहाँ पे रहता है। आप किसी तहसील स्तर के कॉलेज के प्रिंसिपल हो तो फिर उतनी सैलरी नहीं रहेगी, लेकिन जिला स्तर पे हो तो बहुत बड़ी बात है फिर। ठीक है, ये है। इसके बाद यहाँ पे आता है करियर ग्रोथ, तो हमने बता ही दिया आपको, प्रमोशन यहाँ पे होता ही है, लेकिन प्रमोशन के लिए क्या जरूरी है ये आपको पता होना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर अगर हो तो एसोसिएट बनना है तो आपको 8 वर्ष का अनुभव चाहिए। एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है, ये स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए। रिसर्च पब्लिकेशन अच्छी होनी चाहिए, पीयर रिव्यू जर्नल्स आपके अच्छे होने चाहिए। आपके आसपास के जो अलग दूसरे प्रोफेसर हैं उनके मुकाबले आपका कहीं ज़्यादा योगदान होना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के प्रति आपने कई सारे ऐसे योगदान दिए हो, सिर्फ पढ़ाने लिखाने में नहीं, रिसर्च में भी, बुक लिखने में भी, थीसिस लिखने में भी, पीएचडी जो कई सारे बच्चों हैं उनको गाइड करने में भी। फिर सीएस यानी करियर एडवांसमेंट स्कीम के अंतर्गत स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुति के आधार पर आपको ये प्रमोशन मिल जाता है। एकदम से नहीं मिलता है, लेकिन हाँ स्क्रीनिंग कमेटी अगर आपको अलाउ करती है तो मिल जाता है ये। ठीक है, फिर एसोसिएट से प्रोफेसर बनने के लिए 3 वर्ष और लगते हैं, लगभग 10 से 12 साल लग जाते हैं। पर यहाँ पर 10 रिसर्च पब्लिकेशन आपके होना चाहिए, इनमें कुछ इंटरनेशनल जर्नल भी होने चाहिए, ऐसे पब्लिकेशन होने चाहिए जो इंटरनेशनल लेवल पे फेमस हुए हों। ठीक है, या इंटरनेशनल लेवल पे कहीं ना कहीं इंटरनेशनल जो पब्लिकेशंस हैं उनमें, या जर्नल्स हैं, अखबार हैं, उनमें लिखे गए हैं वो चीज़ें। पीएचडी गाइड आपने बहुत अच्छे तरीके से किए हों सिलेक्शन कमेटी का, फिर उसके बाद साक्षात्कार के बाद आपको यहाँ पे प्रोफेसर लेवल पे जो है प्रमोशन मिल जाता है। इसके बाद आपको अगर फ्यूचर में और भी प्रमोशन चाहिए तो प्रिंसिपल भी बन सकते हो आप, वरिष्ठ प्रोफेसर को विभागाध्यक्ष भी, या फिर एचओडी भी, या फिर प्राचार्य यानी प्रिंसिपल भी बनाया जा सकता है।
अगर उससे भी ऊपर प्रोफेसर आपको बनना है, उससे भी ऊपर का आपको कहीं ना कहीं क्या चाहिए, पद चाहिए, तो आप यूनिवर्सिटी में डीन बन सकते हो। यूनिवर्सिटी में डीन पता है कौन होता है? जो यूनिवर्सिटी के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। इतने बड़े पद पे जाना बहुत बड़ी बात होती है। पूरे यूनिवर्सिटी, पूरे राज्य स्तर के विश्वविद्यालय या केंद्र स्तर के विश्वविद्यालय के आप डीन बन जाते हो, ठीक है। प्रोफेसर आप कॉलेज स्तर से आप छोड़ करके अब यूनिवर्सिटी स्तर पे आ जाते हो। अब यूनिवर्सिटी स्तर पे आप डीन बन रहे हो, डीन यूनिवर्सिटी स्तर पे आप एचओडी बन रहे हो, ठीक है। यूनिवर्सिटी स्तर पर जाने का आपको अवसर मिल जाता है प्रिंसिपल के बाद। फिर अगर उसमें भी आपको प्रमोशन चाहिए तो वाइस चांसलर तक जा सकते हो, और आप किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन सकते हो। चांसलर नहीं बनोगे, चांसलर तो खुद राज्यपाल या राष्ट्रपति होता है, तो वही होते हैं। राज्य स्तर पे यूनिवर्सिटी है तो राज्यपाल होगा चांसलर, और राष्ट्रीय केंद्र स्तर पे यूनिवर्सिटी होगी तो वो राष्ट्रपति चांसलर होता है। लेकिन वाइस चांसलर आप बन सकते हो। यूजीसी एआईसीटी के सीनियर एकेडमिक पोजीशन पे जा सकते हो। यूजीसी की एक रेगुलेटरी अथॉरिटी की कमिटीज होती हैं, एकेडमिक पोजीशंस होती हैं कि ये चीफ है यहाँ पे इस प्रकार की कमेटी के, तो यूजीसी नाम की जो एक संस्था है उसके अंदर आप सीधा काम कर सकते हो। जो पूरे देश में कॉलेजेस को रेगुलेट करती है उसमें आप काम कर सकते हो। ये है इसका कहीं ना कहीं जो है प्रमोशन का अंतिम स्वरूप, ठीक है। और इसके अलावा प्रोफेसर ऐसा नहीं है, अगर अच्छे से आपने काम किया है, आपने बेहतरीन तरीके से जो है पॉलिसी मेकिंग रिसर्च की है, तो आपको इवन नीति आयोग भी बुला लिया जाएगा। आपको सीधा गवर्नमेंट के एडवाइजर भी आपको बना दिया जा सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट का किसी प्रकार का जो है पॉलिटिकल या इकोनॉमिक या फाइनेंशियल एडवाइजर भी बनाया जा सकता है, टेक्निकल एडवाइजर बना दिया जा सकता है। जैसे आईआईटी के प्रोफेसर्स को जनरली डीआरडीओ में या स्पेस में उनको कोई ना कोई एडवाइजर के तौर पे, स्पेस टेक में एडवाइजर के तौर पे बुला लिया जाता है, ठीक है। ये रहता है। एमपीपीएससी यूजीसी के नियमों के अनुसार प्रमोशन होता है। एपीआई स्कोर सिस्टम के तहत टीचिंग, रिसर्च और एक्सटेंशन एक्टिविटीज के अंग गिने जाते हैं, ठीक है। ये सब आपके एपीआई स्कोर में गिने जाते हैं। अब आपको बेसिक पे जो है पता देता हूं कि कितना आपका, जैसे 1 लाख 1.25 लाख शुरुआत में पहुंचता है। जैसे मैं शुरुआती स्तर पे ही असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी बताऊं तो मैंने बताया ना 1 लाख या 1,10,000, 1,15,000 के आसपास पहुंच जाता है ये। तो ये कैसे पहुंच जाता है? लगभग 57,000 तो आपको बेसिक पे मिलता है, ठीक है। डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस जो होता है वो लगभग 24,000 से 28,000 मिल जाता है। फिर हाउस रेंट अलाउंस मिल जाता है आपको 4600 से 13,800 तक। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल जाता है आपको 1800 से 3600, ठीक है, पर महीने के हिसाब से मिल रहा है ये। एकेडमिक एंड अदर अलाउंसेस आपको 2,000 से 5,000 तक मिल जाते हैं, तो लगभग 1,15,000 तक ये पहुंच जाता है, ठीक है। ये शुरुआत में ही बता रहा हूँ, ये शुरुआत में ही आपको इतना पेमेंट मिलता है, ठीक है। उसके बाद जैसी जैसी सिचुएशन रही, अब मान लो अच्छी सिटी में हो, महंगी सिटी में हो, तो आपको फिर हाउस रेंट अलाउंस ज़्यादा मिलेगा। आप बिल्कुल नॉर्मल ग्रामीण इलाकों में किसी तहसील, किसी जिले स्तर पे काम कर रहे हो तो फिर हाउस रेंट अलाउंस उतना नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं 1 लाख तो टच हो जाओगे, इतना पता है, इतना पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण बेनिफिट भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि बस ये पर्याप्त सैलरी मिल जाती है बस अपना फिर देखो, नहीं। यहाँ पे नेशनल पेंशन स्कीम में भी आपको पता है हर माह वेतन का 10% जाता है, और सरकार 14% तक उसमें योगदान दे करके जब आप रिटायर होगे ना तो उसके बाद आपको पेंशन मिलेगी। ये नेशनल पेंशन स्कीम का फायदा है। जीपीएफ जनरल प्रोविडेंट फंड का भी आपको वेतन का 6 से 12% जो है उसमें बचत होता है, फिर उसके ब्याज के रूप में ऐड होता है। जब आप रिटायर हो गए आपको या आपकी फैमिली को मिलेगा, ठीक है। एलटीसी लीव ट्रैवल कंसेशन, परिवार के साथ यात्रा अगर आप कहीं कर रहे हो तो आपको यात्रा भत्ता भी दिया जाता है। मेडिकल रीइंबर्समेंट, उपचार व्यय की प्रतिपूर्ति, ये आपको कभी कभार कोई सीरियस बीमारी हो जाती है तो उसके उपचार को लेकर के भी सरकार यहाँ पे क्या करती है, सपोर्ट करती है आपको, ठीक है। उच्च शिक्षा विभाग उसका खर्च उठाएगा, ये बात पता होना चाहिए। छुट्टियां वुट्टियां मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं? एनुअल लीव आपको पता है 30 दिन, अगर आपको साल भर में बात करना हो तो 30 दिन आपको अर्न लीव मिलती हैं, ठीक है। बिना किसी प्रकार के यहाँ पे जो है पेमेंट कटे आपको लगभग अर्न लीव मिलती है यहाँ पे 30 दिन की, ठीक है। ठीक है। इसके बाद 10 दिन की कैजुअल लीव मिल जाती हैं। समर वेकेशन भी 45 से 60 दिन लगभग, लेकिन इतना होता नहीं है क्योंकि आजकल आपको पता है वर्कलोड इतना है, कई सारे सरकारी काम आ जाते हैं दूसरे प्रकार के विभागों के, तो ये 15 से 20 दिन ही हो पाता है ओवरऑल। और ये ठीक है 45-60 दिन ज़्यादा हो जाता है, इतना नहीं होता है, ठीक है। विंटर ब्रेक भी हो जाता है बीच बीच में, जैसे ही सेमेस्टर खत्म हुआ तो उसके बाद कुछ 15 से 20 दिन का एक ऑफ हो जाता है, मतलब एक प्रकार से जो वर्क कम हो जाता है तो उतनी ज़्यादा क्लासेस नहीं होती। क्लासेस के ऊपर रहता है, वर्क के ऊपर रहता है, एडमिशन के ऊपर रहता है, कल्चरल एक्टिविटीज़ कमिटीज़ के कोई ना कोई जो है बेसिक काम को लेकर के काम रहता है, अदरवाइज वैसा काम कुछ खास ऐसा रहता नहीं है, ठीक है। गेजेटेड हॉलीडेज रहते हैं। नेशनल हॉलीडेज का तो छुट्टी आपको पता ही है, दिवाली, होली, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस की छुट्टियां तो रहती हैं। मैटरनिटी लीव जो महिलाएं हैं
लड़कियां हैं उनको 180 दिन की मैटरनिटी लीव मिलती है, लगभग आप देख सकते हो यहाँ पे 6 महीने का, ठीक है, 6 महीने की मैटरनिटी लीव होती है। बच्चा गर्भवती महिलाएं जो होती हैं, है ना, 6 महीने का उनको एक लीव मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है यहाँ पे भविष्य में वेतन कितना हो सकता है। एसोसिएट प्रोफेसर की बात करोगे तो लगभग 2 लाख पहुंच जाता है, प्रोफेसर की लगभग 2.5 लाख पहुंच जाता है। 7th पे के बाद अगर 8th पे कमीशन आया ना, तो अब आप समझ सकते हो फिर कितनी, 3 लाख तक भी पहुंच जाएगा आराम से, ठीक है। प्रोफेसर लेवल की आपकी सैलरी 3 लाख तक पहुंच जाएगी पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, डिस्कशन था प्रोफेसर को लेकर के, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब प्रोफाइल क्या है। अब मुझे बताओ सर, अच्छा अब मुझे प्रोफेसर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मोटिवेशन तो बहुत आ गया है, इतनी सारी सैलरी, इतना अच्छा बेनिफिट है, बढ़िया लाइफ है, ज़्यादा झंझट वाली लाइफ नहीं है। हाँ, बच्चों से मत उलझ जाना, ठीक है। कॉलेज वाले बच्चे होते हैं, आपको पता है, राजनीति भी करते हैं, तो बच्चों से मत उलझना, ये है, बच्चों से मत उलझो, बस आराम से काम करो। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की लाइफ बहुत अच्छी लाइफ है, ठीक है, बहुत अच्छी लाइफ है, शालीन है, जिंदगी है, रिस्पेक्ट बहुत है, अल्टीमेट लेवल का रिस्पेक्ट है, ठीक है। इवन कलेक्टर्स भी आते हैं ना, तो वो पूरा सम्मान के साथ आपका जो है वो करेंगे, ठीक है, सम्मान के साथ आपके साथ व्यवहार करते हैं, ठीक है। अगर आपके अंदर कोई ना कोई कमी ना हो, कमी होगी तो फिर तो वो करेंगे ही करेंगे अलग तरीके का व्यवहार, लेकिन अच्छा व्यवहार होना चाहिए, तो सभी सम्मान करते हैं प्रोफेसर का। अगर आपको हमारे एमसीक्यूज और थ्योरी नोट्स चाहिए हैं तो आपको हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर के नोट्स भी मिल जाएंगे, यूजीसी नेट जीआरएफ के और स्टेट सेट के नोट्स मिल जाएंगे। ये हम कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस विषय को लेकर के नोट्स देते हैं। तो अगर जो भी विद्यार्थी पॉलिटिकल साइंस विषय के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट और स्टेट सेट के नोट्स चाहता है तो वो इस नंबर पर कॉल करके हमसे नोट्स ले सकता है, व्हाट्सएप कर देना, ये मेरा नंबर है, तो इस पर हम आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे देंगे, नोट्स वगैरह प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। अब मुझे ये बता दो कि सर यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, मुझे पढ़ा लिखा कितना होना चाहिए जैसे मैं प्रोफेसर बन जाऊं। तो आपको पता है पढ़ाई लिखाई कितनी होना चाहिए, आपने बस मास्टर डिग्री कर रखी हो, एमए कर रखा हो या एमएससी कर रखा हो या एमकॉम कर रखा है या एमटेक कर रखा है, जो भी फील्ड की वैकेंसी आई है, मान लो टेक्निकल कोई फील्ड की वैकेंसी नहीं आएगी तो एमटेक का कोई मतलब नहीं है, एमकॉम की वैकेंसी आई है तो एमकॉम होना चाहिए। जैसे मान लो कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज, वाणिज्य को लेकर के कोई ऐसी वैकेंसी आई है असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो आपसे वो एमकॉम मांगेंगे, एमएससी मांगेंगे, एमए मांगेंगे। अगर आपने आर्ट्स के कोई विषय, इतिहास, भूगोल, राजनीति से अगर आप एमए कर रखा है, अगर आप एपी देना चाहते हो उस विषय से, तो आपका एमए होना चाहिए, एमएससी होना चाहिए तब जब आपको कोई साइंस के विषय से आपने अगर एपी बनना है, एपी एग्जाम देना है तो। और एक और बात आप प्यार से सुन लो, 55% के साथ, है ना, वो पास वाला नहीं चलेगा, 55% के साथ आपका जो है ये एमए, एमएससी और एमकॉम कंप्लीट होना चाहिए। ये मास्टर डिग्री में आपके मिनिमम 55% होना चाहिए, तभी एग्जाम देने को मिलेगा, अदरवाइज एग्जाम देने को नहीं मिलेगा, ठीक है, पहले ही क्लियर कर लो, ठीक है। उसके बाद ग्रेडिंग सिस्टम में सीजीपीए, जीपीए को 55% के समतुल्य पॉइंट स्केल पर माना जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो आपका सीजीपीए उस हिसाब से 5.5 है, ठीक है, या 5.6 है, तो वो उतना परसेंटेज हो जाएगा, 5.6 है तो 56%, अगर 5.5 है तो 55% हो जाएगा, अगर 4.0% सीजीपीए है तो 40% हो जाएगा, फिर ये आपका वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। SC ST PH यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड और थर्ड जेंडर के लिए ये 5% की छूट दी गई, यानी 50% उनके लिए अनिवार्य है, उनको 50% के साथ एमए, एमएससी, एमकॉम, एमटेक वगैरह होना चाहिए, तभी वो एग्जाम दे पाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद ये तो एक पात्रता है, इसके अलावा एक और पात्रता चाहिए। आपने जैसे ही एमए, एमएससी, एमकॉम कर लिया, ठीक है, उसके बाद यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लो, या फिर या मैं बोल रहा हूँ, या तो स्टेट का सेट, अगर आप मध्य प्रदेश का दे रहे हो तो एमपी पीएससी का सेट एग्जाम क्वालिफाई कर लो। अगर ये नहीं हुआ है तो आपको यूजीसी नेट तो फिर देना ही पड़ेगा। ये यूजीसी नेट लेता है यूजीसी नाम की संस्था, जो हर साल 2 बार होता है, एक जून में होता है और एक जनवरी में होता है या दिसंबर में होता है, ठीक है। जून और दिसंबर में ये 2 बार एग्जाम होता है, उनको भी आप दे सकते हो और उसके बाद एलिजिबल हो जाओगे, तो ये भी होना चाहिए आपके पास। अगर मान लो ना यूजीसी नेट है ना आपके पास सेट है, तो फिर क्या, तो या फिर आप यहाँ पे पीएचडी आप कहीं ना कहीं होल्डर होना चाहिए। यूजीसी की रेगुलेशन 2009 के अनुसार 11 जुलाई 2009 के बाद नियमित पीएचडी उत्तीर्ण आपकी हो तो आप नेट सेट से छूट आपको मिल जाएगी। आपकी पीएचडी अगर कंप्लीट हुई है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्य हो जाते हो। लेकिन एक बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि एमपी पीएससी का सेट अगर दोगे तो आप एमपी का असिस्टेंट प्रोफेसर दे सकते हो। आप एमपी का सेट दे रहे हो और राजस्थान का आप असिस्टेंट प्रोफेसर देने चले जाओ तो नहीं हो सकता है। पहले एक बात बता रहा हूँ, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देना होता है तो आपका 55% के साथ आपकी मास्टर डिग्री तो होना ही चाहिए, साथ में या तो सेट हो या फिर नेट हो
या फिर पीएचडी हो, ठीक है, ये होना चाहिए, तब जाके आपको असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम मिलेगा। अगर सेट है तो फिर उसी राज्य का आप सेट होने के बाद आप उसी राज्य का एपी दे पाओगे, लेकिन नेट है तो नेट तो नेशनल लेवल का है कि देश के किसी भी राज्य का आप असिस्टेंट प्रोफेसर दे सकते हो, ठीक है, और पीएचडी में भी आप किसी भी देश के किसी भी राज्य का असिस्टेंट प्रोफेसर दे सकते हो, ये व्यवस्था होती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आता है आयु, कितनी एज के लोग दे सकते हैं, ये एग्जाम कितनी एज के लोग दे सकते हैं। तो यहाँ पे एक बात पता होना चाहिए, यहाँ पर एज का है यूआर के लिए यानी अनरिजर्व सामान्य के लिए मिनिमम 21 और अधिकतम 40 साल के लोग ही दे सकते हैं, मिनिमम 21 है। और SC ST OBC और मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए, यहाँ पे जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं वो OBC में है या फिर SC में है या फिर ST में है, तो उनके लिए 45 वर्ष मैक्सिमम रखी गई है। PWD यानी फिजिकली विद डिसेबल्ड, ठीक है, तो जो भी दिव्यांगजन है उनके लिए भी 45 वर्ष रखी गई है। जो महिला कैटेगरी में है उनके लिए 45 वर्ष रखी गई है, ठीक है, और शासकीय सेवकों के लिए अभी भी 45 वर्ष रखी गई है, ये बात आपको पता होना चाहिए। MP की मूल निवासी महिलाएं भी है ना, तो उनके लिए 45 वर्ष ये एज रखी गई है। किसी भी परिस्थिति में अधिकतम 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी, बस एक 40 वर्ष यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए जो किसी प्रकार से दूसरा रिजर्वेशन के पात्र नहीं है, तो वो 40 साल, बाकी सब के सब यहाँ पे 45 साल के लिए 45 साल तक एलिजिबल माने जाएंगे, ठीक। और शासकीय सेवक, जैसे आप मान लो पहले से टीचर हो, पहले से किसी न किसी प्रोफेशन से जुड़े हो, जैसे मेरे कांटेक्ट में एक टीचर थे, ऑलरेडी वर्ग 1 के एक टीचर थे पॉलिटिकल साइंस के, उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर दिया, 42 से 43 साल की उम्र थी उनकी, ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने आराम से क्वालिफाई कर लिया और अब असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हैं, ठीक है, तो ये व्यवस्था होती है यहाँ पे। अब तैयारी के लिए लास्ट में टिप्स बताता हूँ कि ये आप कर ही लेना, अगर आप तैयारी की शुरुआत करने वाले हो, तैयारी कर चुके हो, तो ये चीज़ें ध्यान देना ही देना है, अदरवाइज तैयारी अधूरी रह जाएगी। वो है कि जब भी आप पेपर 1 पढ़ो तो आपको खास तौर पे यहाँ पे जो है MP GK वाले पोर्शन को मजबूत कर ही लेना है मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि MP GK के बिना आपका पेपर 1 नहीं निकलने वाला है। इसलिए कोई MP GK की बुक आप मध्य प्रदेश स्तर पे खरीद ही लेना। अगर आप MP असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहे हो तो MP GK, अगर राजस्थान दे रहे हो तो राजस्थान की GK आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। वो पेपर 1 में पूछी जाती है, उसमें करंट अफेयर भी पूछे जाते हैं। फिर उसमें अगर मान लो पेपर 1 का सिलेबस आप देख लोगे, किसी राज्य में इंडिया का भी पूछता है तो इंडिया का भी पढ़ना, फिर और इंडिया के पॉलिटी हिस्ट्री वगैरह भी पढ़ना। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या है, मध्य प्रदेश का AP जो है ना, वो पेपर 1 में क्या पूछता है, सिर्फ MP पूछता है, इंडिया नहीं पूछता है। पेपर 2 में फिर इंडिया का पूछ लेता है, वो पॉलिटिकल पूछ लेगा, या मान लो केमिस्ट्री का आप पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री में फिर क्या ही पूछेगा इंडिया का, तो केमिस्ट्री के सिद्धांत पूछेगा, थ्योरीज पूछेगा, ठीक है, तो ये चीजें हैं। इसके बाद तैयारी के लिए आपको एक पेपर 2 की भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा। इन केस अगर आप पॉलिटिकल साइंस से तैयारी कर रहे हो तो UGC नेट पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर पेपर बहुत लगाना आप, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के पेपर बहुत ज़्यादा 70 से 70% सिलेबस जो है ना पूरा का पूरा पॉलिटिकल साइंस का, UGC नेट का, चाहे UGC नेट का आप देख लो और चाहे आप यहाँ पे नेट और सेट का सिलेबस सेम ही है, तो UGC नेट या MP सेट और पूरा का पूरा MP AP का सिलेबस एक जैसा ही है, तो कोई अंतर नहीं है। 60 से 70% तक सिलेबस सेम है, 30% थोड़ा अलग है, वो उसमें मध्य प्रदेश का कॉन्टेक्स्ट ज़्यादा है तो वो अलग से पढ़ना पड़ेगा, बाकी UGC नेट का ही सिलेबस है, तो आप वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। स्टैंडर्ड स्टैट टेक्स्ट बुक का यूज़ कर सकते हो, राम माहेश्वरी, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रॉबर्ट डहल की, ठीक है, और ब्रेबेंटी की, जैसे OP गौबा की बुक भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, और जो है यहाँ पे इसके अलावा लक्ष्मीकांत भी यूज़ कर सकते हो। बाकी हमारे नोट्स तो हम प्रोवाइड कराते ही हैं, तो आप हमारे नोट्स भी ले सकते हो। MPPSC की वेबसाइट पर नवीनतम सिलेबस के आधार पे आप डाउनलोड करके ये कवर कर दो, नोट तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसलिए हमारे नोट्स जो है ना MPPSC की सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, आपको 50 टाइप की बुक्स नहीं पढ़ना पड़ेगा, उसका कंटेंट हमने एक जगह ला करके उन नोट्स में डाल दिया है। टॉपिक वाइज नोट्स आपको बनाने चाहिए, क्योंकि शॉर्ट नोट्स जो है ना अगर रहेंगे तभी आप रिवाइज कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो मेरी टिप्स यही है, अल्टीमेटली चाहे नोट्स किसी और के पढ़ो, चाहे किसी बुक को पढ़ो, चाहे मेरे नोट्स पढ़ो, लेकिन शॉर्ट नोट्स बना लेना, अदरवाइज आपका एग्जाम नहीं होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। सामान्य रणनीति हमेशा बनाना, जब भी आप तैयारी करो असिस्टेंट प्रोफेसर की तो डेली 6-8 घंटे का रूटीन बनाओ। पेपर 1 को 2 घंटे दो, पेपर 2 को भी 4 से 5 घंटे दो। लगभग पेपर 2 जो है इसमें 10 यूनिट है आपकी और पेपर 1 में 5 यूनिट है, तो आपको ज़्यादा टाइम किस पे देना है, पेपर 2 पे देना है, क्योंकि 10 यूनिट है। तो इसमें क्वेश्चन कितने आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं, और इसमें पेपर 1 में कितने क्वेश्चन आते हैं, इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, तो इससे 50 क्वेश्चन करेक्ट होंगे, इससे 150 होंगे, ठीक है। तो इन 10 यूनिट को ज़्यादा टाइम दो आप। हर सप्ताह का एक मॉक टेस्ट जरूर दो, गलती एनालिसिस करते रहो,
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है 2023, 22, 21 के भी हल करते रहो पैटर्न समझने के लिए। रिवीजन के लिए हर 15 दिन में पढ़े हुए टॉपिक्स का रिवीजन करो। एग्जाम से एक महीने पहले आप केवल मॉक टेस्ट, रिवीजन और नया टॉपिक मत पढ़ो, ठीक है। ये अप्रोच होना चाहिए जिससे आपका एग्जाम जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पर आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, मेरी बहुत बहुत शुभकामना है, क्योंकि इस ग्रुप में ही मैं इस पीडीएफ को भी, आगे आने वाले भविष्य के पीडीएफ को भी सभी इस ग्रुप में शेयर करूंगा, जिससे क्या होगा कि आपको यहाँ पे आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो हेल्प मिलेगी। क्योंकि मेरी शुभकामनाएं है, तो ये बस बोलने के लिए शुभकामनाएं नहीं बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि शुभकामनाएं बाकी आपके लिए फलित हों, तो वो तब होंगी जब आपको मैं ऐसा कंटेंट दे पाऊँ। फ्री ऑफ कॉस्ट ही चलेगा, लेकिन कोई इशू नहीं है, वो इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि मैं वाकई चाहता हूँ कि एक सपोर्ट सिस्टम आपके लिए रहे तैयार रहे, ठीक है। और अगर आप कहीं ना कहीं हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हो, समर्पण मेंटरशिप बैच को, तो वो ज्वाइन कर लो। ये हमने अभी 1 मई 2026 को लेकर के शुरू किया है अभी, क्योंकि 2 अगस्त के दिन हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर एमपी का होने वाला एग्जाम। तो इसमें हम पॉलिटिकल साइंस विषय को लेकर के एक मेंटरशिप प्रोग्राम लेके आए हैं, जिसमें हम डेली टारगेट्स आपको देंगे, फिर उसके आपको नोट्स देंगे, फिर उसके आपको एमसीक्यू करवाएंगे, फिर उसके बाद साथ में मैराथन रिवीजन भी होगा, और ये वीकली होगा, और फिर लाइव डाउट सेशन गूगल मीट के थ्रू करेंगे, और पिछले 10-15 सालों के यूजीसी नेट लेवल के प्रश्नों को तो करवा ही देंगे। और यूट्यूब पर हमारी फ्री लाइव क्लास चलेंगे, तो यूट्यूब पर हमारा पॉलिटिकल साइंस बाय दिनेश उपाध्याय यूट्यूब चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना है। इसको सब्सक्राइब करके आप कहीं कहीं हमारी इन फ्री क्लासेस का लाभ उठा सकते हो। अगर इस मेंटरशिप को ज्वाइन करना है तो आपको फिर ये 1100 रुपये का पे करना पड़ेगा, जो कि हमारा यहाँ पे प्राइस रखा गया है, ठीक है। ये हमारा नंबर है, इस नंबर पर अगर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मैसेज कर देना, हम आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दे देंगे। सिर्फ नोट्स चाहिए है, मेंटरशिप नहीं चाहिए है, तो आप हमारे नोट्स भी ले सकते हो। बहुत कम प्राइस में हमने असिस्टेंट प्रोफेसर के नोट्स जारी कर दिए हैं। अगर आपका यूजीसी नेट और जेआरएफ या फिर सेट क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो उसके नोट्स लेकर के उसकी तैयारी करने लग जाओ। पहले ये क्वालिफाई करो, फिर ये आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए एलिजिबल होगे, ठीक है। तो ये हमारी इंफॉर्मेशन थी, होपफुली आपको समझ आया होगा। और एक बात बोलूंगा, हमेशा हमेशा आप एक बात याद रखना, समर्पण किसके प्रति? अपनी मेहनत के प्रति रखना। अगर मेहनत के प्रति समर्पण नहीं हुए तो आज मेहनत नहीं कर पाओगे, आज मेहनत में निरंतरता नहीं दिख पाएगी। अगर ये मेहनत में निरंतरता नहीं दिखेगी तो आपको आगे भविष्य में जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर बन करके प्रमोशन होना था ना, वो भविष्य में बहुत ही बुरी लाइफ आप जियोगे। क्योंकि आज ही वक्त है, इसी मोड़ पे ही आप कहीं कि 20 से 30 या 40 की एज में ही आप कुछ दुनिया में बड़ा कर सकते हो, अपने लिए और बाकी परिवार दुनिया के लिए भी। तो इसको बहुत सीरियस लेकर के एक अच्छे तरीके से प्लान बना करके तैयारी करो, और कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम क्वालिफाई करो। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ पे उम्मीदें भी हैं, शुभकामनाएं भी हैं। फिर यहाँ पे जो है नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आगे की कुछ भी और भी इंफॉर्मेशन को। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखना, मिलते हैं फिर। थैंक यू एंड जय हिंद।